हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। महिला तथा बाल विकास की कड़ी के अंदर हम महिलाओं पर होने वाले अपराधों के बारे में पढ़ रहे थे और पहला अपराध हमने शुरू कर रखा था जिसका नाम था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, और इसकी हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी लास्ट क्लास करेंगे और इस एक्ट को हम पूरा करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, कल हमने क्या किया था उसका एक ब्रीफ रिवीजन मैं आपको करवाना चाहता हूं। कल की क्लास शुरू होते ही सबसे पहले हमने किया था सेक्शन 5, जिसके अंदर पढ़ा था पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी के पास जब पहली बार सूचना देने महिला जाती है तो उनके क्या कर्तव्य होते हैं। सेक्शन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ था। सेक्शन 6 के अंदर लिखा हुआ था जो आश्रय गृह होंगे उनके क्या कर्तव्य होंगे, सेक्शन 6 में लिखा हुआ था। सेक्शन 7 में लिखा हुआ था जो हमारे पास चिकित्सा सुविधा होगी उनके क्या कर्तव्य होंगे, ये सेक्शन 7 में लिखा हुआ था। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे की जाएगी तथा उसकी सेवा तथा शर्तें क्या होगी। सेक्शन 9 में लिखा हुआ है संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे, और सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ था भाई जो सेवा प्रदाता होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी तथा सेवा प्रदाता के कर्तव्य क्या होंगे। और लास्ट में हमने कर्तव्य देखे थे राजस्थान सरकार के, तो हमने 6 लोगों के कर्तव्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्तव्य थे सेक्शन नंबर 11 के अंदर। तो हमने 6 तरह के लोगों के कर्तव्य देखे थे कल के टाइम के अंदर, क्या क्या कर्तव्य थे। कर्तव्य के बाद हमने देखा था सेक्शन 12, जिसके अंदर कहा हुआ है कि यदि महिला प्रत्यार्थी के खिलाफ रिपोर्ट वो आवेदन करना चाहती है, कार्रवाई करना चाहती है कोर्ट के अंदर, तो सेक्शन 12 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकती है। और मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन किया जाएगा तो उसकी पहली सुनवाई आवेदन करने के 3 दिन के अंदर अंदर की जाएगी तथा उसका मामला जो है पूरे का पूरा मामला उसका निपटारण आवेदन करने की उसकी जो पहली सुनवाई होती है पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर भीतर उसका निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। सेक्शन 13 में लिखा हुआ था जो नोटिस होगा नोटिस की तालीम की जाएगी 2 दिन के अंदर प्रत्यार्थी के पास। सेक्शन 14 के अंदर लिखा हुआ था यदि किसी भी प्रक्रम के ऊपर किसी भी स्टेज के ऊपर यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हम मामले को परामर्श के द्वारा सुलझा सकते हैं तो उन दोनों व्यक्तियों को अकेले अकेले या साथ में सेवा प्रदाता के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। सेक्शन 15 कहता था कल्याण अधिकारी या कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है मजिस्ट्रेट। सेक्शन 16 क्या कहता था यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है या दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार ऐसा कहता है कि हमारी जो सुनवाई है बंद कमरे के अंदर की जाए या केवल जो उस मामले से संबंधित पक्षकार हैं उनकी उपस्थिति के अंदर की जाए, तो मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकते हैं कि मामले की सुनवाई बंद कमरे के अंदर कर सकता है। 16 सेशन हम कल तक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे। हमने देख लिया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है आवेदन किया जा चुका है, आवेदन के बाद उसकी तामील करवाई जा चुकी है, मतलब कि जो विपक्षी पार्टी है जो प्रत्यार्थी है प्रत्यार्थी को यह सूचना भी दी जा चुकी है कि तेरे खिलाफ आवेदन किया गया है, तेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगाई गई है। अब कोर्ट क्या काम करेगा, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब इस तरह के आवेदन कोर्ट के पास आएंगे तो कोर्ट क्या काम करेगा। तो जैसे ही इस तरह का मामला कोर्ट के पास आएगा तो कोर्ट ने सबसे पहले तो क्या दिया, नोटिस दिया है भी प्रत्यार्थी को भी महिला होगी, ठीक है, तथा पहली सुनवाई कितने दिन के अंदर होनी है भाई, 3 दिन के अंदर अंदर होनी है। और वहां पर जो प्रत्यार्थी है जो पुरुष है जिसने हिंसा की है उस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा, महिला भी होगी प्लस कौन होगा भाई उस दिन पहली सुनवाई के दिन प्रत्यार्थी भी होगा। और कोर्ट इन दोनों को सुनेगी। महिला तो ये कहती है कि हमने इस व्यक्ति ने हिंसा की थी, प्रत्यार्थी भी अपना विचार रखेगा। भाई कोई कोर्ट जो है ना कोई भी डिसीजन या कोई भी आदेश केवल एक व्यक्ति को सुन के कभी भी नहीं देता, ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस जिसको हम कहते हैं उसमें ये है कि यदि आपने कोई डिसीजन देना है तो दोनों पक्षकारों को आप सुनोगे, उसके बाद ही कोई निर्णय दोगे या उसके बाद ही कोई आप आदेश दोगे, अदरवाइज आप आदेश नहीं दे सकते हैं। तो कोर्ट इसको भी सुनेगा और इसको भी सुनेगा। और कोर्ट को यदि ऐसा लग जाता है इन दोनों को सुनने के बाद पूरी सुनवाई करने के बाद 1 दिन 2 दिन जितने दिन में लगती है कोर्ट को, उसके बाद यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि वास्तव में घरेलू हिंसा हुई है, ये दोनों को सुनने के बाद कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि वास्तव में घरेलू हिंसा हुई है या प्रत्यार्थी ने व्यथित महिला के साथ घरेलू हिंसा की है, तो कोर्ट हमारे को कुछ तरह के आदेश दे सकता है। कोर्ट 5 तरह के आदेश दे सकता है। वो कौन कौन से आदेश हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कोर्ट क्या क्या आदेश देगा यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि घरेलू हिंसा हुई है। तो सबसे पहले जो लाइन है वो तो लाइन क्या है भाई, दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अकेले पक्षकार को या अकेली महिला की बात नहीं सुनेगा, अकेला व्यथित व्यक्ति जो पीड़ित जो है
प्रत्यर्थी है उसकी बात नहीं सुनेगा, कोर्ट दोनों पक्षकारों को सुनेगा। दोनों पक्षकार कौन कौन है भाई? व्यथित महिला या व्यथित व्यक्ति हमारे यहाँ पे लिखा गया है, तथा प्रत्यर्थी। अब आप इन शब्दों से बहुत भली भांति परिचित हो भाई, व्यथित व्यक्ति कौन है, प्रत्यर्थी कौन है। दोनों को सुनने के बाद या दोनों के पक्ष सुनने के बाद यदि कोर्ट को ऐसा लगे कि घरेलू हिंसा हुई है, ये दोनों पक्षकारों को कोर्ट सुनता है और सुनने के बाद यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि वास्तव में घरेलू हिंसा हुई है, तो कोर्ट सबसे पहले एक आदेश दे सकता है जिसका नाम है संरक्षण आदेश। संरक्षण का यदि आम भाषा की यदि हम बात करें तो संरक्षण का मतलब होता है आम भाषा के अंदर बचाव, रक्षा करना किसी की। तो सबसे पहला आदेश तो यही देगा कोर्ट कि भाई अगर आप हिंसा कर रहे हो तो हिंसा करना छोड़ दो, ठीक है ना, कि महिला को बचाना है। और हमने एक्ट का नाम भी हम देख रहे हैं कि एक्ट के अंदर भी कई भी महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना है। तो सबसे पहला आदेश कौन सा देगा कोर्ट भाई? संरक्षण आदेश। और कहां पर लिखा गया है इसके बारे में? सेक्शन नंबर 18 के अंदर लिखा गया है। तो कोर्ट सेक्शन 18 के तहत संरक्षण आदेश दे सकता है। किसके खिलाफ देगा ये आदेश? प्रत्यर्थी के खिलाफ देगा। और इसके अंदर जो कोर्ट है प्रत्यर्थी को कहेगा कि भाई आपने घरेलू हिंसा नहीं करनी है, आपने महिला के साथ बातचीत नहीं करनी है, आपने महिला के जहां पर महिला काम करती है या यदि मान लो जो व्यथित व्यक्ति जो है वो बच्चा है, नाबालिग लड़की है कोई, तो जहां पर महिला पढ़ने जाती है या जहां महिला जो बार बार जाती है ऐसी जगह पर आपने नहीं जाना है, कुछ इस तरह के आदेश देगा कोर्ट। तो उस आदेश को हम क्या बोलेंगे भाई? संरक्षण आदेश देंगे। देखते हैं कि कोर्ट संरक्षण आदेश के अंदर क्या क्या देगा। सबसे पहली बात तो कोर्ट यही कहेगा भाई प्रत्यर्थी को, भाई आप घरेलू हिंसा कर रहे हो, आप घरेलू हिंसा करने से बाज आ जाओ, आपको घरेलू हिंसा नहीं करनी है। मतलब कि प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा करने से रोकेगा। सबसे पहले तो क्या कहेगा कोर्ट भाई? घरेलू हिंसा करने से मना करेगा। पहला काम तो यही करेगा। दूसरा काम, जरूरी तो नहीं कि उसका पति जो है वही उसकी घरेलू हिंसा कर रहा हो उसके साथ। जैसे हमने देखा था पति तथा पति के रिश्तेदार जो है वो भी घरेलू हिंसा कर सकते हैं, नातेदार जो है पति के। तो कोर्ट न केवल पति को या न केवल उस प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा करने से रोकेगा, बल्कि उन लोगों को भी घरेलू हिंसा करने से रोकेगा जो प्रत्यर्थी के क्या भाई? रिश्तेदार है। तो दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं भाई? प्रत्यर्थी के रिश्तेदारों को भी घरेलू हिंसा करने से रोकेगा। रिश्तेदार लिख रहा हूं मैं, लेकिन हमारी इस कानून की भाषा में उसे नातेदार कहा जाता है। नातेदारों को भी घरेलू हिंसा करने से रोकेगा। तीसरा काम क्या करेगा भाई? ऐसा हो सकता है कि पति जो है वो खुद घरेलू हिंसा नहीं कर रहा या उसके रिश्तेदार घरेलू हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन पति किसी और को घरेलू हिंसा करने में सहायता कर रहा है। तो कोर्ट ये भी कहेगा कि यदि आप घरेलू हिंसा नहीं कर रहे हो अच्छी बात है, कोई दूसरा घरेलू हिंसा कर रहा है तो आप उसकी सहायता भी नहीं करोगे, तो पति को घरेलू हिंसा करने में सहायता करने से भी रोकेगा। क्या करने से भी? घरेलू हिंसा में किसी भी तरह की सहायता करने से भी मना करेगा। और एक शब्द होता है भी दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होता है? दुष् का मतलब होता है बुरा, प्रेरणा मतलब कि प्रेरणा, ठीक है ना। यदि किसी बुरे काम की प्रेरणा दी जाती है तो उसे दुष्प्रेरण कहते हैं। या आम भाषा के अंदर मैं बोल सकता हूं इसको उकसाना। कि कई बार आपने देखा होगा ना कि एक सास होती है, सास के पास पड़ोस की लड़कियां, पड़ोस की महिलाएं आती है बातचीत करने के लिए और उसको बातों बातों में कहती है, अरे तेरी बहू तो ऐसे नहीं करती, तेरी बहू तो काली है, तेरी बहू तो ये काम नहीं कर रही, यहाँ तेरी बहू ने तो बच्चा वो लड़का पैदा नहीं किया। इस तरह की बातें करती है और इस तरह की बातों से क्या भी वो सास जो उसकी होती है वो क्या हो जाती है? फूल के कुप्पा हो जाती है और बहू को तंग करना शुरू कर देती है, गालियां देना शुरू कर देती है। तो गालियां देना घरेलू हिंसा करना है, ये तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो उस जो दूसरी महिला जो उसके साथ बातचीत करने आई थी उसने क्या किया है भाई? उसको उकसाने का काम किया है। तो यदि कोई इस तरह से उकसाता है ना किसी अपराध को करने के लिए, तो उकसाने को हम कहते हैं दुष्प्रेरण करना। तो कोर्ट ये भी कहेगा कि यदि आप घरेलू हिंसा नहीं कर रहे हो अच्छी बात है, आप सहायता नहीं कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, आप किसी को घरेलू हिंसा करने के लिए उकसाओगे भी नहीं, घरेलू हिंसा का आप दुष्प्रेरण भी नहीं करोगे।
दुष्प्रेरण ब्रैकेट में आप लिख सकते हो उकसाना से भी मना करना, ठीक है ना। ये सभी आदेश संरक्षण आदेश के तहत दिए जा सकते हैं। कोर्ट ये कह सकता है कि आप घरेलू हिंसा नहीं करोगे, कोर्ट उनके रिश्तेदारों को कह सकता है कि आप घरेलू हिंसा नहीं करोगे, कोर्ट उसको कह सकता है कि आप घरेलू हिंसा के अंदर सहायता नहीं करोगे, कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप घरेलू हिंसा का दुष्प्रेरण भी नहीं करोगे। इसके अलावा कोर्ट और क्या कह सकता है, मान लो जो लड़की है या जो महिला है जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है वो कहीं पर काम करती है, कहीं पर जॉब करती है, नौकरी करती है, तो कोर्ट उसके पति को ये भी कह सकता है कि जहां पर वो महिला नौकरी करती है वहां पर आप नहीं जाओगे। कई बार हम देखते हैं ना कि वहां पर पति जाके हंगामा कर देता है तो महिला की रेपुटेशन खराब हो जाती है, या कई बार इस वजह से महिला को नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। तो कोर्ट संरक्षण आदेश के अंदर ये भी कह सकता है उस पति को कि जहां पर वो महिला काम कर रही है वहां पर आप नहीं जाओगे। या वो महिला ये जो है जो नाबालिग है या वो पढ़ती है मान लो स्कूल के अंदर, तो उस पति को ये भी कह सकता है कि आप उस स्कूल के अंदर नहीं जाओगे, विद्यालय के अंदर नहीं जाओगे जहां पर जो व्यथित महिला है वो स्टडी कर रही है। या ऐसी कोई जगह जहां पर महिला बार बार जाती है, कोई भी जगह हो सकती है जहां पर महिला बार बार जाती है, तो वहां पर भी प्रत्यार्थी को जाने से कोर्ट रोक सकता है। तो कोर्ट क्या कर सकता है अभी, जाने से रोक सकता है। कहां कहां पर, उस स्थान पर जहां पर महिला नौकरी करती है। देखो मैंने तो ये लिखा है नौकरी करती है, ठीक है ना, लेकिन यदि हम कानून की भाषा में बात करें तो नौकरी करती है को लिखा जाता है नियोजित है। जहां पर वो महिला नियोजित है या जहां पर महिला पढ़ाई करती है उस विद्यालय में जाने से रोका जा सकता है, या हर उस जगह पर जहां पर वो महिला बार बार जाती है, जहां पर महिला बार बार जाती है, ऐसे स्थान पर जाने से प्रत्यार्थी को रोका जा सकता है। नंबर 5, कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप इस महिला से, जिस महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आप उससे किसी भी तरह की बातचीत नहीं करोगे, नहीं आप उसके साथ व्यक्तिगत रूप में मतलब मिल के उससे कोई बात करोगे, नहीं आप उसके साथ लिखित में कोई बात करोगे, नहीं टेलीफोन पे उससे कोई बात करोगे, नहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप किसी भी तरह की उससे बात नहीं करोगे। कोर्ट ऐसा भी कह सकता है। क्या कह सकता है अभी, महिला से संपर्क स्थापित करने से मना किया जा सकता है। महिला से संपर्क स्थापित करने से मना किया जा सकता है। संपर्क का स्थापित करने का मतलब क्या है भाई, किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी, न ही व्यक्तिगत बात होगी, न ही मौखिक बात होगी, ना ही लिखित बात होगी, ना ही टेलीफोन पर बात होगी, और न ही और किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बात होगी। उन सभी चीज़ों से भी क्या कर सकता है भाई, रोका जा सकता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, कोर्ट उसको ये भी कह सकता है कि ऐसी कोई भी संपत्ति है, ऐसी कोई भी संपत्ति है जो आप दोनों की साझी है, जिसके अंदर व्यथित महिला तथा जो प्रत्यार्थी है दोनों का साझा हक रखता है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति। तो यदि कोई संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति है, दोनों की साझी संपत्ति है, तो उस संपत्ति का व्ययन करने से और संपत्ति को बेचने से भी रोका जा सकता है। तो छठा पॉइंट लिख रहा हूं मैं। छठा पॉइंट क्या कहता है भाई, जो संयुक्त संपत्ति है जिसपे दोनों का अधिकार है, उसका संपत्ति को बेचने से रोका जा सकता है। कोर्ट कह सकता है कि आप बेचोगे नहीं। संयुक्त संपत्ति को बेचने से रोका जा सकता है। मैंने तो यहां पे लिखा है बेचने से रोका जा सकता है, लेकिन यदि कानून की भाषा के अंदर बात करूं तो कानून की भाषा में इसको कहा जाता है बेचना, इसको कहा जाता है अन्यथा संक्रांत करना। ठीक है ना, एक कानून का शब्द है भाई। ठीक है, आम भाषा के अंदर यही कहा जाएगा कि यदि उनकी साझी कोई संपत्ति है, भाई उनके अंदर लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, उसने महिला को घर से बाहर निकाल दिया और उनकी साझी कोई प्रॉपर्टी थी, उसको यदि पति ने बेच दिया तो पत्नी क्या करेगी। ठीक है ना, इसलिए कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि आप उस साझी संपत्ति को नहीं बेचोगे।
और क्या आदेश दे सकता है भाई, कोर्ट ऐसा भी आदेश दे सकता है कि मान लो उन दोनों का कोई बैंक लॉकर है। आम खास बैंक लॉकर किस लिए दिए जाते हैं भाई, अपने गहने रखने के लिए, है ना। तो यदि उस बैंक लॉकर को जैसे ही महिला घर से जाती है, बैंक लॉकर का यूज करता है पति, उसमें से गहने निकाल के बेच देता है, तो महिला क्या करेगी, महिला की संपत्ति तो सारे गहने ही होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो कोई बैंक लॉकर हो गया, कोई बैंक खाता हो गया, या एटीएम वगैरह हो गया, इनके उपयोग से भी मना कर सकता है, इनका उपयोग करने से भी मना किया जा सकता है। और लास्ट के अंदर हमारे पास है कि इसके अलावा भी कोर्ट को यदि कुछ ठीक लगे, कोर्ट कुछ और भी निर्देशित कर सकता है। तो कोर्ट क्या क्या दे सकता है संरक्षण आदेश के तहत, ये 8 तरह की बातें कोर्ट दे सकता है। घरेलू हिंसा करने से मना किया जा सकता है, घरेलू हिंसा में सहायता करने से मना किया जा सकता है, घरेलू हिंसा का दुष्प्रेरण करने से मना किया जा सकता है, घरेलू हिंसा यदि पति के अलावा उसके रिश्तेदार कर रहे हैं तो उनको भी घरेलू हिंसा करने से मना किया जा सकता है, जिस स्थान पर महिला रहती है उस स्थान पर जाने से उनको मना किया जा सकता है, जिस विद्यालय के अंदर महिला पढ़ती है उस विद्यालय के अंदर जाने से मना किया जा सकता है, या जिस स्थान पर महिला बार बार जाती है उस स्थान पर जाने से उनको क्या किया जा सकता है, भी मना किया जा सकता है। या ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई संपत्ति जो है आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आप उस जॉइंट प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाओगे, यदि आपके पास बैंक लॉकर है, बैंक खाता है, एटीएम है, तो आप उसका भी उपयोग नहीं कर पाओगे। या इसके अलावा कोर्ट को जो ठीक लगेगा कोर्ट उस तरह का आदेश संरक्षण आदेश के तहत दे सकता है। और ये आदेश कहां पर लिखा गया है भाई, सेक्शन नंबर 18 के अंदर। तो कोर्ट जो हमारे पास 5 तरह के आदेश दे सकता है, जिसमें पहला आदेश हमारे पास था संरक्षण आदेश, और कहां पे लिखा हुआ था, सेक्शन 18 के अंदर। शायद आपने उतार लिया होगा। मैं बार बार आपको कहता हूं, यदि आप वास्तव में इन क्लासेस का फायदा उठाना चाहते हो तो पेन तथा पेपर लेके बैठिएगा और अपनी कॉपी के अंदर बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हो और केवल वीडियो देख रहे हो तो टाइम खराब करने से अच्छा है कि आपको छोड़ देख लो, क्योंकि केवल वीडियो देखना, मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि आप केवल मेरे YouTube व्यू बढ़ाने के लिए आप केवल मेरी वीडियो देखते रहो, नहीं, मेरा मकसद ये है कि आप इन वीडियो को देखो तो आपको इनका फायदा भी हो और आप 10 में से 10 नंबर लेके आओ। इसलिए बार बार आपसे ये सजेस्ट करता हूं भाई, आपका एक बड़ा भाई होने के नाते, आपका गुरु होने के नाते, कि आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि बार बार आप वीडियो नहीं देखो, दोबारा आप जब भी आप करो आप केवल और केवल रिवीजन करो। तो ये पहला आदेश था जो संरक्षण आदेश था। दूसरा जो आदेश दे सकता है कोर्ट, वो दे सकता है निवास आदेश। ये कोर्ट के द्वारा दिए गए अलग अलग आदेश है भाई। पहला आदेश प्रोटेक्शन ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, दूसरा आदेश जो है वो क्या है भाई, निवास आदेश। कौन सी धारा के अंदर लिखा गया है, सेक्शन नंबर 19 के अंदर। निवास आदेश में क्या कह सकता है कोर्ट, यदि महिला को घर से निकाल दिया गया है, जैसे हमने कल ही देखा था घरेलू हिंसा में ये भी हो जाता है ना कि महिला के साथ मारपीट की गई और महिला को घर से निकाल दिया, तो महिला को यदि घर से निकाल दिया जाता है तो कोर्ट कौन सा आदेश दे सकता है भाई, निवास आदेश भी दे सकता है। और निवास आदेश के अंदर कोर्ट क्या क्या कह सकता है, निवास आदेश में कोर्ट पहली बात कह सकता है कि जो साझा गृहस्थी है, जिस गृहस्थी के अंदर महिला रहती है, उस गृहस्थी से उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। पहली बात तो यदि उसको घर से निकाल दिया गया है तो कोर्ट उनको कहेगा कि आप बेदखल नहीं कर सकते, आप इसको रखो ही रखो। तो पहला काम क्या कहेगा कोर्ट, साझा गृहस्थी से बेदखल करने से रोकना, साझा गृहस्थी से बेदखल करने से रोकना। किसको भाई, व्यथित महिला को, ठीक है ना। अब इतना तो आप समझ जाओगे, मैं केवल छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूं। यदि पूरा लिखाऊं, कोर्ट प्रत्यर्थी को यह आदेश देगा कि वह व्यथित महिला को अपनी साझा गृहस्थी से बेदखल नहीं करें, तो उसका मतलब नहीं बनता है। इतना तो अब आप समझदार बन गए कि केवल मैंने ये लिखा साझा गृहस्थी से बेदखल करने से रोकना, आप समझ जाओगे भाई कोर्ट जो है पति है वो अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता, कोर्ट ऐसा कहना चाहता है। इसके अलावा कोर्ट दूसरा क्या कह सकता है, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पति है वो महिला के साथ बार बार मारपीट कर रहा है, प्रत्यर्थी जो है वो महिला के साथ बार बार मारपीट कर रहा है, भाई मैं देखो बार बार पति शब्द का यूज कर रहा हूं क्योंकि समझाना आसान है, ठीक है ना। पति पत्नी से हम घरेलू हिंसा को आसानी से समझ सकते हैं, वरना घरेलू हिंसा कौन कर सकता है, प्रत्यर्थी में हमने देखा था बहुत से लोग आते हैं, है ना,
उसके भाई भी कर सकते हैं, उसका चाचा भी कर सकता है, उसका देवर जेठ सभी उसके साथ घरेलू हिंसा कर सकते हैं। ये हम आगे देख चुके हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। यदि आपको ये नहीं पता तो हमारी पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जो पहली और दूसरी वीडियो है, ताकि आपको ये पता चल सके प्रत्यर्थी कौन है, व्यतीत महिला कौन है। मैं बार बार पति यूज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको और मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो प्रत्यर्थी है वो महिला के साथ बार बार घरेलू हिंसा कर रहा है, और यदि ये दोनों एक साथ रहे तो इनका एक साथ रहना खतरे से खाली नहीं होगा, इनके बीच में बार बार लड़ाई होगी, और यदि इनमें राजीनामा करना है या मामले को शांत करना है तो कुछ दिन दोनों को दूर दूर या अलग अलग रहने दिया जाए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट ने ये तो कह दिया कि जो महिला है उसको तो घर से बाहर नहीं निकालेंगे, महिला को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो किसको निकालेंगे भाई, उस आदमी को घर से बाहर निकालेंगे। तो कोर्ट ऐसा कह सकता है कि भाई प्रत्यर्थी आप बाज नहीं आ रहे हो अपने कामों से, तो आप ऐसे करो, कुछ दिन के लिए घर से बाहर रहो। प्रत्यर्थी को साझा गृहस्थी से हटने को कह सकता है। चाहे वो घर किसी का फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि प्रत्यर्थी जो है बाज नहीं आ रहा है घरेलू हिंसा, इसलिए हमने रोका है, फिर भी नहीं रुक रहा है, तो कोर्ट ये कह देगा कि ऐसे करो, आप चलो घर से बाहर चलो कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन है। नोट है भाई, यहाँ पे नोट जरूर लिखना। यदि प्रत्यर्थी कोई महिला है, मान लो सास जो है वो महिला को तंग कर रही है, घरेलू हिंसा कर रही है, यदि प्रत्यर्थी कोई महिला है तो उस महिला को घर से बाहर जाने का आदेश नहीं देगा। यदि प्रत्यर्थी कोई पुरुष है तो पुरुष को तो कह देगा कि आप घर से बाहर रह लो, लेकिन यदि महिला है प्रत्यर्थी तो महिला को ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। तो ये आप नोट के अंदर लिख लो, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस आपके बनते हैं। प्रत्यर्थी यदि महिला है तो उसे ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, और कोर्ट क्या कह सकता है। मान लो कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई प्रत्यर्थी को, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ना कि तू यार घर से ही बाहर निकल जा, लेकिन कोर्ट ऐसा भी कह सकता है कि तू ऐसे घर से तो बाहर मत निकल, लेकिन जिस एरिया के अंदर या जिस रूम के अंदर या जिस जगह के अंदर वो महिला रहती है ना, आप उस रूम के अंदर एंट्री मत नहीं करोगे। जैसे मान लो एक घर है, घर के अंदर 5 कमरे हैं, 5 कमरे में से एक कमरा है कि उस कमरे के अंदर महिला रहती है, तो कोर्ट उस प्रत्यर्थी को ये कह सकता है कि आप घर के अंदर रहो, हमें दिक्कत नहीं है, आप उसके कमरे में नहीं जाओगे जिस कमरे के अंदर क्या भी महिला रहती है। तो कोर्ट क्या कह सकता है अभी, प्रत्यर्थी को उस स्थान पर जाने से मना कर सकता है, उस स्थान पर, ठीक है ना। मैं आपको समझ आ जाए इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कमरे में। प्रत्यर्थी को उस स्थान पर जाने से मना कर सकता है जहां महिला रहती है। और क्या आदेश दे सकते हैं, और कोर्ट आदेश दे सकता है कि यदि मान लो उनका कोई संयुक्त घर है, कोई साझा गृहस्थी है और वो उनका क्या भी जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट ये भी कह सकता है कि आपका जब तक डिस्प्यूट चल रहा है तब तक आप उस जॉइंट प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकोगे। यदि आपका कोई साझा घर है, साझी गृहस्थी है, तो साझी गृहस्थी को बेचने से मना कर सकता है, साझी गृहस्थी को बेचने से मना कर सकता है। फिर वही बात, यदि मैं कानून की भाषा में बताऊं, बेचने से मना करना क्या कहते हैं भाई, अन्यथा संक्रांत करना। इसे क्या कर सकता है भाई, मना कर सकता है। भाई आपकी जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको पता है यदि पति की संपत्ति है ना, तो पति की संपत्ति में पत्नी का भी हक होता है, बराबर हक होते हैं, जितना पति का है उस बराबर हक किसका होता है भाई, पत्नी का भी होता है। ये हम देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, या जो हमारा उत्तराधिकारी अधिनियम होता है उसके तहत हम पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है अभी 5वें पॉइंट के अंदर कोर्ट ये भी कह सकता है कि मान लो एक साझा प्रॉपर्टी है, साझा घर है, उसके अंदर पति का अपना हक है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो कि मान लो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसके अंदर 50% हक जो है पति का है, 50% हक मान लो किसी और का है, या मान लो 50% हक पत्नी का है, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी जमीन है जिसके अंदर आधा हिस्सा इसका है, आधा हिस्सा इसका है, ठीक है। और पति के ऊपर महिला ने क्या कर दिया, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो अब
इस पति को ये हो गया कि यदि मैं मेरी ये प्रॉपर्टी मेरे पास रखता हूं, तो क्योंकि कोर्ट ऐसा भी आदेश देता है ना कि आपको भरण पोषण देना पड़ेगा, ऐसा आदेश देता है, आगे हम देखेंगे। तो यदि भरण पोषण देना पड़ेगा तो कोर्ट ये देखता है कि इसके पास कितनी जमीन है, कितना इसके पास इनकम है, क्या क्या है, सब कुछ देखता है। तो यदि मान लो इसके पास इतनी बड़ी इनकम है, तो ये चालबाजी करने के लिए क्या कर सकता है भाई, ये कह सकता है कि मैं जो मेरा हिस्सा है ना, मैं मेरा हिस्सा लूंगा ही नहीं, मैं मेरा हिस्सा अपने भाइयों को देता हूं, मैं मेरा हिस्सा अपने पिताजी को देता हूं, या मैं मेरा अपना हिस्सा अपनी बहनों को देता हूं। मान लो 10 बीघा उसके पास जमीन थी और उसने 10 बीघा जमीन को छोड़ दिया, ठीक है ना, केवल किसके लिए, इस कोर्ट से केस से बचने के लिए कि मुझे भरण पोषण नहीं देना पड़े। यदि उसके पास 10 बीघा जमीन होती तो उसकी इनकम देखी जाती और उसकी इनकम के आधार पर क्या लगाया जाता भी, उसको भरण पोषण लगाया जाता। भैया को कितने पैसे इसको महिला को देने पड़े ये लगाए जाते। अब उसने मान लो जमीन छोड़ दी है, भी मैं मेरा हिस्सा किसको दे रहा हूँ, बहन को दे रहा हूँ, मेरे भाई को दे रहा हूँ, तब उसके पास जमीन नहीं है। तो अब उसके पास जमीन नहीं है तो उसकी इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो उसका कितना लगाओगे भाई, 1000 रुपये 2000 रुपये लगा दो भरण पोषण, से ज्यादा क्या लगाओगे। तो कई बार ऐसी चालाकियां करते हैं लोग कि जो भरण पोषण का जो भत्ता है वो देने से बचने के लिए या हिस्सेदारी देने से बचने के लिए, मान लो कोर्ट ऐसा भी कह सकता है कि उसके छोटे बच्चे हैं उनके नाम आप जमीन लगा दो, कुछ ऐसा भी कह सकता है। तो कोर्ट के डिसीजन से, आने वाले डिसीजन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है ना, अपना हित जो होता है उसको त्याग देते हैं। तो कोर्ट यहां पर यह भी कह सकता है कि जब तक हम नहीं कहें आप अपना हित जो है प्रॉपर्टी में से त्यागोगे नहीं, न ही बेचोगे न ही अपना हित त्यागोगे, कि जो आपका हित जो है साझा गृहस्थी में, साझा गृहस्थी से अपना हित या आम भाषा में बोल दूं अपना हिस्सा त्यागने से भी मना करना। ये बेचना अलग बात है भी और अपना हित त्यागना अलग बात है। बेचना तो हो गया कि ठीक है भी उसने बेच दिया तो रुपये तो आए, ठीक है ना, अगर जमीन में से हिस्सा नहीं दिया तो उस रुपये में से हिस्सा दे दे, ठीक है ना, लेकिन त्याग ही दिया तो बस दान में दे दी, ध्यान में देवी का क्या मतलब बनता है, ठीक है ना। और कोर्ट क्या कह सकता है इसके अलावा, और कोर्ट कह सकता है इसके अलावा भाई कि आप बस इतना ही कह सकता है भाई निवास, और क्या है जो कोर्ट को अच्छा लगे, जो कोई आदेश या कार्य कोर्ट निर्देशित करे, ठीक है ना। निर्देशित के अंदर एक काम ये भी कह सकता है कोर्ट कि मान लो यदि आपने उस महिला को घर से निकाल दिया तो आप उस महिला की आप साझा गृहस्थी के अंदर नहीं रखना चाहते, आप नहीं चाहते कि वह महिला आपके साथ रहे, तो आप ऐसा करो कि उसको उस महिला के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दो कहीं दूसरी जगह पर रहने की, या मैं ये कह सकता हूं कि किराए पर रहने की व्यवस्था करवाना, किराए पर रहने की व्यवस्था करवाना। कोर्ट ऐसा भी कह सकता है कि आप साझा गृहस्थी के अंदर उस महिला को नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं है, आप ऐसा कर दो उस महिला को किराए पर रखने के लिए व्यवस्था कर दो। तो ये आदेश दिया जा सकता है सेक्शन नंबर 19 के तहत, जिसे हम कहते हैं निवास आदेश। क्या भाई, निवास आदेश में पहली बात क्या लिखी गई है, पहली बात लिखी गई है साझा गृहस्थी से बेदखल करने से रोकना, कि महिला को साझा गृहस्थी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। दूसरा, कोर्ट को यदि लगता है कि दोनों यदि साथ रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, इसलिए एक व्यक्ति को कह दिया जाता है बाहर रह ले। किसको कहा जाता है भाई, प्रत्यार्थी को कह दिया जाता है कि तुम बाहर रह ले, के दिन घर के अंदर नहीं आ, लेकिन नोट है कि यदि महिला यदि प्रत्यार्थी है तो उसको घर से बेदखल नहीं किया जाएगा। तीसरा, प्रत्यार्थी को घर से तो बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन यह कह दिया गया आप घर के अंदर रह सकते हो, लेकिन आप उस कमरे के अंदर नहीं जाओगे, उस स्थान के अंदर प्रवेश नहीं करोगे जहां पर वो व्यथित महिला रहती है। चौथा, यदि आपके नाम से कोई साझी गृहस्थी है तो आप उसको बेच नहीं सकते। पांचवा, यदि आपके नाम से कोई साझी गृहस्थी है तो आप उसमें से अपना हिस्सा भी त्याग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि मैं दान पे दे दूं। और छठा क्या है, छठा ये कहा जा सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर दो, इस महिला को यदि आप अपने घर में नहीं रखना चाहते हो तो उसके लिए किराए पे किसी मकान की व्यवस्था कर दो, उसका किराया आप भरते रहो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस तरह की कार्यवाही जो है, इस तरह का आदेश निवास आदेश के तहत दिया जा सकता है। और निवास आदेश कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, हमारे पास सेक्शन नंबर 19 के अंदर। शायद आपने उतार लिया होगा, यदि आपने नहीं उतारा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आगे की बात करते हैं। तो अब तक हम दो तरह के आदेश देख चुके हैं। पहला आदेश सेक्शन नंबर 18 के अंदर संरक्षण आदेश था, और दूसरा आदेश सेक्शन नंबर 19 के अंदर है भाई, कौन सा आदेश, निवास आदेश। केवल ये दो ही आदेश हैं जो बड़े बड़े हैं, इसके अलावा जो बाकी आदेश हैं वो बहुत छोटे छोटे आदेश हैं, कुछ ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। इन दोनों में से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा आदेश
संरक्षण आदेश के तहत दिया जा सकता है, या निम्न में से कौन सा आदेश निवास आदेश के तहत दिया जा सकता है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निवास आदेश कौन सी धारा के अंदर दिया जा सकता है और संरक्षण आदेश कौन सी धारा के अंदर दिया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि बन जाए तो। उसके बाद तीसरा जो आदेश दिया जाता है वो दिया जाता है आर्थिक सहायता का। कौन सा भाई? आर्थिक सहायता। कौन सा सेक्शन होगा भाई? सेक्शन नंबर 20। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, तो वही है आर्थिक सहायता। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वास्तव में घरेलू हिंसा हुई है और महिला को उस घरेलू हिंसा के फलस्वरूप नुकसान हुआ है, किस तरह का नुकसान? मान लो भाई महिला कहीं पर काम करती थी, कहीं पे नौकरी करती थी, और जब उस जहाँ पे वो नौकरी करती थी उन लोगों को पता चला भाई इसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, ये डिस्टर्ब रहती है, इसकी वजह से प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, तो उसकी नौकरी छूट गई हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि घरेलू हिंसा के दौरान उसके साथ मारपीट हुई हो और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में उसकी पैसा खर्च हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ बच्चे रह रहे हों, घरेलू हिंसा के दौरान उसको घर से बाहर निकाल दिया गया हो, अब किराए के मकान पे रह रही हो तो उसका किराया लग रहा हो, उसके साथ बच्चे रह रहे हैं तो उसके बच्चों का भरण पोषण करना है, या और कोई भी नुकसान। मान लो घरेलू हिंसा के दौरान उसके घर क्या किया, जब लड़ाई हो रही थी दोनों के अंदर, तो पति ने क्या किया भी, घर के अंदर टेलीविजन था, एलईडी थी, उसको उठाया और उठा के पटक दिया, उसको फोड़ दिया, तो वो नुकसान हो गया ना। तो घरेलू हिंसा के दौरान जिस भी तरह का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट क्या कह सकता है भाई? आर्थिक सहायता देने का आदेश दे सकता है। तो क्या भाई? घरेलू हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए, घरेलू हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए, या तो घरेलू हिंसा के दौरान उसे कोई नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई के लिए, या आम भाषा के अंदर लिख लूं कि उसकी आगे की जो आजीविका है उसको चलाने के लिए, जो महिला है उसकी आजीविका को चलाने के लिए कोर्ट क्या दे सकता है भी? ऐसा आदेश दे सकता है जिसके तहत महिला को क्या दी जाए? आर्थिक सहायता दी जाए। कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप इस महिला को 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, इकट्ठी दे दो। कोर्ट ऐसा भी कह सकता है। या कोर्ट ऐसा भी कह सकता है कि आप इस महिला को फिक्स 5,000 रुपए हर मंथ देते रहो, 10,000 रुपए हर महीने देते रहो। अर्थात कोर्ट एक मुश्त रुपए देने का भी कह सकता है कि इकट्ठे दे दो जितने देने हैं आपने, या कोर्ट उसको क्या कह सकता है भी? किस्तों के अंदर भी रुपए देने का कह सकता है। और आपको पता होगा जब हम संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य देख रहे थे तो उसमें मैंने एक कर्तव्य आपको बताया था, यदि कोर्ट ने आर्थिक सहायता लगाई है तो ये संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है कि वो देखे कि कोर्ट के द्वारा आर्थिक सहायता का जो आदेश दिया गया था उसको पालना की गई है या नहीं की गई। यदि उसकी पालना नहीं की जाती है तो संरक्षण अधिकारी कोर्ट को बताता है कि ये बंदा जो है भाई पैसे नहीं दे रहे हैं, अब आगे आप जानो और आपका काम जाने भी क्या करना चाहते हो। तो ये था भी आर्थिक सहायता का आदेश। कोर्ट को यदि लगता है कि आर्थिक सहायता के लिए आदेश देना चाहिए तो कोर्ट आर्थिक सहायता के लिए आदेश दे सकता है। अब हमारे पास सेक्शन 21 के अंदर लिखा हुआ है अभिरक्षा आदेश। अभिरक्षा क्या होता है भी? कस्टडी। अभिरक्षा आदेश क्या होता है? कस्टडी। अभिरक्षा किसकी मांगी जाती है भाई? बच्चों की, संतानों की। यदि मान लो व्यथित महिला के बच्चे हैं और व्यथित महिला को घर से निकाल दिया गया, घरेलू हिंसा के बाद व्यथित महिला ने अपना घर छोड़ दिया है और घर से निकाल दिया गया है, तो बच्चे जो है उसके बच्चे किसके पास रहेंगे? मान लो बच्चे पति के पास रहेंगे, व्यथित महिला अपने घर आ गई, तो व्यथित महिला कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकती है कि मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी दी जाए, मेरे बच्चे मेरे को सौंपे जाए। उसको हम कहते हैं अभिरक्षा आदेश। यदि व्यथित महिला कोर्ट को ये कहती है कि मेरे बच्चे मुझे सौंपे जाएं, तो कोर्ट अभिरक्षा आदेश के तहत व्यथित महिला के पास उसके बच्चे भेज सकता है। कौन से आदेश के तहत भाई? अभिरक्षा आदेश के तहत। क्या है? संतानों की अभिरक्षा। तो मैं यदि पूरा लिखूं तो क्या लिख सकते हैं भाई? व्यथित महिला के आवेदन पर, व्यथित महिला के आवेदन पर कोर्ट, वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं, इसके लिए मजिस्ट्रेट भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है भाई, ठीक है ना। कोर्ट बच्चों की कस्टडी या बच्चों की अभिरक्षा किसको दे सकता है भाई? व्यथित महिला को सौंप सकता है। व्यथित महिला को
सौंपने के लिए कौन सा आदेश देगा भाई? अभिरक्षा आदेश देगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, संतान की बात हो रही है। जब हम डेफिनेशन वाला सेक्शन कर रहे थे तब मैंने आपको एक सेक्शन बताया था 2B, यदि आपको याद हो, या 2 है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था भाई? बालक कौन होगा, चाइल्ड कौन होगा। याद आया कुछ आपको? पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम सेक्शन कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं, केवल उसमें केवल एक ही डेफिनेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी, बालक कौन होगा। बालक में हमने देखा था कि उसकी खुद की संतानें हैं, वो भी बालक के अंदर रहेगी। मतलब कि यहाँ पे बच्चे किसकी कस्टडी मांगी जा सकती है, उनकी बात कर रहा हूँ। जो खुद की संतानें हैं उनकी भी मांगी जा सकती है। कोई दत्तक संतान है जिसको उसने गोद लिया हुआ है, उसकी कस्टडी भी मांगी जा सकती है। कोई सौतेली संतान है, उसकी कस्टडी भी मांगी जा सकती है। या कोई ऐसी संतान है जो पोष्य है, जिसका वो पालन पोषण कर रही थी, न वो गोद लिया हुआ था, न उसकी सौतेली संतान थी, न उसकी खुद की संतान थी, कोई और था, मान लो उसके भाई का बच्चा, उसकी बहन का बच्चा, या उसके देवर जेठ का बच्चा, जिसको वो पाल रही थी महिला, तो उसकी भी कस्टडी मांगी जा सकती है। ठीक है ना? तो संतान के अंदर काफी कुछ आ गया भाई, वो सभी बच्चे आ गए जो 2B के अंदर डिफाइन किए गए थे। एक हमारे पास एक्ट है, दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, हिंदू लॉ के तहत एक एक्ट आता है, जिसमें ये एक धारा लिखी गई है कि बच्चा यदि 5 साल से छोटा है ना, बच्चा यदि 5 साल से छोटा है तो उसकी कस्टडी माता को ही दी जाएगी, क्योंकि एक माँ है वही बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाती है। एक पिता जो है बच्चे का वैसा ख्याल नहीं रख पाता जैसे एक माँ रख पाती है। तो ये उस एक्ट में लिखा हुआ है कि 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी कस्टडी मुख्यतः माता को दी जाएगी, और जैसे ही बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाएगा तब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इसकी कस्टडी या माता को दी जाए या पिता को दी जाए। ठीक है ना? तो ये, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं तो ये एक अस्थायी रूप से कस्टडी दी जा रही है भाई। ठीक है ना? स्थायी रूप से नहीं दी जा रही है, ये क्या दी जा रही है? अस्थायी। आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर, ये आदेश जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक के लिए लागू होता है। ठीक है ना? यहाँ पे अस्थायी रूप से कस्टडी दी जा रही है। यदि महिला ये कहती है कि मेरे बच्चों को मुझे सौंप दिया जाए तो बच्चे इसको सौंप दिए जाएंगे भाई, महिला को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर फिर आगे बात है कि इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो आदमी जो है या वो जो पिता है वो अपने बच्चों से मिल ही नहीं सकता। महिला को सौंप तो दिए गए, लेकिन कोर्ट इस बात का भी ध्यान रखेगा कि उस पिता को भी अपने बच्चों से मिलने का पूरा अधिकार है। तो साथ ही साथ के है जो अभिरक्षा आदेश है उसके अंदर ये आदेश दिया जाता है। साथ ही साथ कोर्ट ये भी कह सकता है कि जो प्रत्यार्थी है, मतलब कि जो उनका पिता है या जो भी जिस व्यक्ति ने घरेलू हिंसा की थी, प्रत्यार्थी को उन बच्चों से मिलने का अधिकार भी होगा। प्रत्यार्थी को उन बच्चों से मिलने का अधिकार भी रहेगा। हाँ, वो बच्चे रहेंगे किसके पास? माता के पास, अधिकार भी रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पिता को ये कह तो दिया जाता है कि आप बच्चों से मिल लो, वो पिता क्या है किसी के साथ साजिश करके उनका किडनैप करवा लेता है, उनका अपहरण करवा देता है, उनको गायब करवा देता है ताकि बच्चे जो है वापस माँ के पास नहीं भेजने पड़े, ऐसी साजिशें कर लेता है। तो यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमने पिता को कह तो दिया कि तुम मिल ले, लेकिन पिता यदि बच्चों के साथ मिलेगा तो ये बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये बच्चों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा सकता है, यदि कोर्ट को ये लगता है तो कोर्ट पिता को बच्चों से मिलने से मना भी कर सकता है। तो ये बात भी आप लिख लो, क्या लिख लो? यदि प्रत्यार्थी के मिलने से, यदि प्रत्यार्थी के मिलने से बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुंचे या क्षति पहुंचे, बच्चों को किसी तरह की क्षति पहुंचे तो कोर्ट मिलने से मना भी कर सकता है। ठीक है ना भाई? कि महिला ने कहा मेरे बच्चे मुझे सौंप दो, कोर्ट ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन पति ने कहा कि मुझे मिलने की परमिशन दी जाए, कोर्ट ने कहा ठीक है भी तुझे परमिशन है तो मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोर्ट को ऐसा लगा कि यदि पति मिल रहा है बच्चों से तो बच्चों को कुछ नुकसान हो रहा है, ये बच्चों को उकसा रहा है, बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा है, किसी भी तरह का नुकसान भी, शारीरिक नुकसान हो सकता है, मानसिक नुकसान हो सकता है, किसी भी तरह का यदि नुकसान हो रहा है तो कोर्ट क्या कर सकता है? मना कर सकता है उस पति को बच्चों से मिलने के लिए। ये हमारे पास कहाँ लिखा हुआ था भाई? सेक्शन नंबर 21 के अंदर। एक और हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 22, उसके अंदर आता है प्रतिकर आदेश।
प्रतिकर आदेश बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे पास सेक्शन 20 के अंदर क्या दिया गया था, आर्थिक सहायता दिया गया था। आर्थिक सहायता क्या थी भाई, आपको नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई करो, या किसी तरह की जो चिकित्सा सहायता के लिए जो कुछ भी उसका खर्चा पानी दो उसका, ठीक है ना। आर्थिक सहायता के अंदर ये आदेश दिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही आदेश और दिया जाता है प्रतिकर आदेश। यदि महिला ये कहती है कोर्ट को कि आपने आर्थिक आदेश के तहत जो आदेश दिया था वो मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, या मुझे जो नुकसान हुआ था वो नुकसान उस आर्थिक आदेश के अंदर जो आपने रुपए दिलवाए हैं उससे ज्यादा है, तो महिला प्रतिकर आदेश के लिए आवेदन कर सकती है। और यदि महिला चाहती है आवेदन करना प्रतिकर आदेश के लिए, और यदि कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट आर्थिक सहायता से अलावा भी उसको और रुपए देने के लिए कह सकता है, और उसको हम क्या कहेंगे भाई, प्रतिकर आदेश। तो यहां पर केवल आप इतना लिख लो, आर्थिक सहायता के अलावा, आर्थिक सहायता का तो कह ही दिया उन्होंने, आर्थिक सहायता के अलावा या अतिरिक्त अन्य सहायता, ठीक है ना। प्रतिकर का मतलब होता है कंपनसेशन, ठीक है ना। उसे किसी भी तरह की हानि हुई हो, मतलब शारीरिक हानि हुई हो, भावनात्मक हानि हुई हो, किसी भी तरह की हानि हुई है तो कह सकती है भी आपने आर्थिक सहायता में जितनी रकम मुझे दिलवाई है वो रकम मेरे लिए काफी नहीं है, आप इसके अलावा भी। देखो आर्थिक सहायता है ना, इसका मतलब रुपये पैसे नहीं है, आर्थिक सहायता मतलब ये लिख रहा हूँ सेक्शन 20 वाली, ठीक है ना। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे भी, आप ऐसे भी हो सकते हो ना, कंफ्यूज हो सकते हो भी रुपये पैसों के अलावा कोई और सहायता, वो नहीं लिखा हुआ, तो आप ये लिख सकते हो, आप ऐसा लिख लो, अभी तक दी गई सहायताओं से अलग भी रुपए दिलवाना, ठीक है ना। आप ये ऐसा लिख लो कि अभी तक कोर्ट ने जितने रुपए दिलवा दिए उससे वो महिला खुश नहीं है, और वो महिला चाहते हैं मुझे और रुपए दिए जाएं, और यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि वास्तव में महिला को रुपए देने की जरूरत है तो कोर्ट सेक्शन 22 के तहत क्या दे सकता है भाई, प्रतिकर आदेश दे सकता है। और अब लास्ट के अंदर एक छोटा सा आदेश और बचा है हमारे पास, सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 कहता है अंतरिम आदेश या एक पक्षीय आदेश। दो बातें लिखी हुई है सेक्शन 23 के अंदर एक ही साथ, अंतरिम आदेश तथा एक पक्षीय आदेश। अंतरिम आदेश, दो भाग है इसके भाई। 23 का भाग नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है अंतरिम आदेश, और भाग नंबर 2 में लिखा हुआ है एक पक्षीय आदेश। अंतरिम आदेश इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल ऑर्डर, एक पक्षीय आदेश को बोला जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर। ये वर्ड बहुत फेमस है, हो सकता है ये आपके इंग्लिश का वर्ड भी आपके आ जाए। अंतरिम आदेश क्या होता है भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि सुनवाई आज शुरू हुई है ना, आज सुनवाई शुरू हुई है और कोशिश की जाती है जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, लेकिन फिर भी कितना टाइम दिया हुआ है भाई, 60 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन में, 60 दिन के अंदर अंदर। लेकिन महिला को तो आज घर से निकाल दिया, ठीक है, तो ये 60 दिन के बाद यदि कोर्ट देगा तो 19 के तहत हमें सेक्शन 20 के तहत आदेश देगा, अगर जो निवास आदेश है वो 60 दिन के बाद दिया जा सकता है। तो क्या 60 दिन तक महिला कहीं और रहती रहे, ठीक है ना। तो यदि कोर्ट को लगता है कि इसके बीच में भी हमें कोई आदेश देना चाहिए, जो तुरंत महिला को तुरंत राहत देने के लिए आदेश दिया जाता है, जो फाइनल डिसीजन अब तक नहीं आया, फाइनल डिसीजन से पहले ही यदि आदेश देना पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं अंतरिम आदेश। वो आदेश कब तक होता है भाई, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक वो आदेश काम रहेगा। मतलब फाइनल निर्णय तो आना है हमारा 2 महीने बाद आना है, लेकिन महिला को रिलीफ पहले ही चाहिए ना, कि घर से बाहर तो उसको निकाल दिया, महिला चाहती है मुझे अभी घर के अंदर रहना पड़े, या आर्थिक सहायता की उसे आज जरूरत है कि उसके क्या भी हड्डी टूटी उसकी पैर की, उसको मेडिकल उसको क्या करना है, अपना इलाज करवाना है, इलाज के लिए पैसे उसको चाहिए। क्या वो पैसे के लिए 2 महीने का इंतजार करेगी, 2 महीने के बाद कोर्ट मुझे आर्थिक सहायता दिलवाएगा तब मैं देखूंगा, ऐसा वेट तो नहीं करेगी ना। तो जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमारे निर्णय आने में भी टाइम है और महिला को पहले ही किसी आदेश की जरूरत है, तो कोर्ट क्या करता है भाई, निर्णय आने से पहले ही आदेश दे देता है, और उस आदेश को हम क्या बोलते हैं, अंतरिम आदेश। ये आदेश अस्थायी होते हैं
और ये आदेश कब तक लागू रहते हैं भाई? केवल तब तक लागू रहते हैं जब तक फाइनल निर्णय नहीं आ जाता। फाइनल निर्णय आ गया तो अंतरिम आदेश अपने आप हट जाएगा। तो अंतरिम आदेश के अंदर आप लिख लो, अंतिम निर्णय आने से पहले, अंतिम निर्णय आने से पहले यदि कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम अंतरिम आदेश देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंतरिम आदेश कहते हैं। तो कोर्ट जो है सेक्शन 23 के तहत अंतरिम आदेश भी दे सकता है। अंतिम निर्णय अभी तक नहीं आया है, उसके आने से पहले ही कोर्ट आदेश दे सकता है। और इसमें आप एक नोट लगा के लिख लेना, अंतरिम आदेश, अंतरिम आदेश अंतिम निर्णय आने तक ही लागू रहता है। जैसे ही अंतिम निर्णय आ जाएगा वैसे ही अंतरिम आदेश अपने आप खत्म हो जाएगा। अंतिम निर्णय आने तक ही लागू रहता है। उसके बाद हमारे पास है अगला आदेश है एक पक्षीय आदेश। एक पक्षीय आदेश क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि महिला ने एप्लीकेशन दी सेक्शन 12 के अंदर, और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कहेगा कि एक नोटिस जारी किया कोर्ट ने, सेक्शन 13 के अंदर कहा, किसको कहा भाई? संरक्षण अधिकारी को कहा। क्या कहा? कि जो प्रत्यार्थी है उसको बता के या ये नोटिस दे के उस व्यक्ति को 2 दिन के अंदर अंदर तुम बताओ उस व्यक्ति को कि तेरे खिलाफ एप्लीकेशन आई है, तुझे कोर्ट के अंदर हाजिर होना है। और कब हाजिर होना है? जब सुनवाई की पहली तारीख हो। यदि प्रत्यार्थी ने, यदि जो संरक्षण अधिकारी है, संरक्षण अधिकारी ने प्रत्यार्थी के पास नोटिस भेज दिया, नोटिस की तामील करवा दी, प्रत्यार्थी को यह पता चल गया कि मेरे खिलाफ मुकदमा हो चुका है, उसके बावजूद भी प्रत्यार्थी कोर्ट के अंदर नहीं आ रहा। एक सुनवाई के अंदर देखा प्रत्यार्थी कोर्ट के अंदर नहीं आया, 2 सुनवाई के अंदर देखा कोर्ट के अंदर नहीं आया। जब कोर्ट को ऐसा लग जाता है कि घरेलू हिंसा तो हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन जो प्रत्यार्थी है वो कोर्ट के अंदर आ ही नहीं रहा, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, तो कोर्ट को लगेगा जब ये बंदा ढीठ हो गया तो कोर्ट उसको सुने बिना ही डिसीजन दे देगा। मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ लिखा भी हुआ है कि कोर्ट जो है डिसीजन कब देता है भाई? जब तक दोनों पक्षों को कोर्ट नहीं सुन लेता ना, तब तक निर्णय नहीं सुनाया जाता, क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। प्राकृतिक न्याय तभी होगा जब दोनों पक्षों की बात सुन ली जाएगी, तब किसी निर्णय पर आप पहुंचोगे। लेकिन जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो व्यक्ति आ ही नहीं रहा, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तब क्या करेगा भाई? केवल महिला की बात सुनेगा और महिला की बात सुन के ही निर्णय सुना देगा। किसके खिलाफ भाई? प्रत्यार्थी के खिलाफ। तो इसको कहते हैं एक पक्षीय आदेश या एक्स पार्टी आदेश। एक्स पार्टी आदेश आपको समझ आ गया कि केवल एक पक्ष को सुनकर ही निर्णय सुना देना। तो आप लिख लो एक पक्षीय आदेश के अंदर, यदि प्रत्यार्थी कोर्ट में उपस्थित ही नहीं होता है, कोर्ट में उपस्थित ही नहीं होता हो, नहीं हो रहा हो, तो कोर्ट केवल व्यथित महिला, ठीक है ना, व्यथित महिला का पक्ष सुनकर ही निर्णय सुना, व्यथित महिला का पक्ष सुनकर ही निर्णय सुना देगा। और इसे हम क्या कहेंगे भाई? एक पक्षीय आदेश कहेंगे। और कोर्ट ने जो आदेश दे दिया, अब कोर्ट के आदेश को मानना भी कंपलसरी है, कोर्ट के आदेश को मानना ही पड़ेगा। तो कोर्ट 5 तरह की, 5-6 तरह के जो आदेश हैं वो आदेश दे सकता है। सबसे पहला हमने देखा कोर्ट क्या देगा भी? सेक्शन नंबर 18 के अंदर आदेश देगा संरक्षण आदेश। क्या क्या देगा? उसमें 5-7-8 बातें हमने देखी थी। उसके बाद सेक्शन 19 के अंदर क्या देगा भाई? निवास आदेश। क्या क्या देगा? उसमें 5-6 बातें हमने देखी। उसके बाद सेक्शन 20 के अंदर क्या देगा भाई? आर्थिक सहायता। सेक्शन 21 के अंदर देगा अभिरक्षा आदेश, बच्चों की कस्टडी। सेक्शन 22 के अंदर क्या देगा? प्रतिकर आदेश। और सेक्शन 23 के अंदर क्या देगा भाई? अंतरिम आदेश और एक पक्षीय आदेश। आपको इन सारे जो आदेश हैं इनके सेक्शन याद करने पड़ेंगे। यहां से सेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है भी, प्रतिकर आदेश कौन से सेक्शन में दिया जाता है, आर्थिक सहायता कौन से सेक्शन में दी जाएगी, निवास आदेश कौन सी धारा के अंदर दिया जा सकता है, या संरक्षण आदेश कौन सी धारा के अंदर दिया जा सकता है। ये तो 5-6 वो आदेश थे जो कोर्ट दे सकता है। अब कोर्ट ने ये आदेश दे दिए, कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन कोर्ट ने जब निर्णय सुनाया तो हो सकता है भी जो व्यथित महिला है
वो उस निर्णय से खुश नहीं है, ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ निर्णय गया है वो भी उस निर्णय से खुश नहीं हो। यदि आप किसी के निर्णय से खुश नहीं होते हो तो आपको अधिकार होता है उस निर्णय की अपील करने का। तो यहाँ पर भी उनको अधिकार दिया गया है कि आप जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने जो निर्णय सुनाया है आप उनके निर्णय की क्या कर सकते हो भाई, अपील कर सकते हो। और अपील का जो अधिकार है वो दिया गया है सेक्शन नंबर 28 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है भाई, आप इनके निर्णय की क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। यदि आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी, संविधान पढ़ा होगा, तो उसके अंदर हम हमारे न्यायालयों की एक हायरार्की देखते हैं, एक रचना देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे नीचे जो न्यायालय आते हैं वो आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय। यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के डिसीजन की आपने अपील करनी है तो इसकी आप अपील कर सकते हो सेशन कोर्ट के अंदर, जिसको हम जिला न्यायालय कहते हैं। यदि आपने सेशन कोर्ट की अपील कहीं करनी है तो आप उसकी अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। और यदि हाई कोर्ट की अपील आपने कहीं करनी है तो आप उसकी अपील कहाँ कर सकते हो भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये हमारे पास अपील करने का तरीका होता है, ठीक है ना। हमेशा हम ऐसे ही अपील करते हैं। तो हमारा जो मुकदमा है ये किसके पास चल रहा है भाई, अभी तक जेएम के पास चल रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसके पास चल रहा है, या जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसके पास चल रहा है, ये हमने देखा था, ठीक है ना। इन्होंने डिसीजन दिया है और हम इनके डिसीजन से खुश नहीं हैं तो अपील हम कहाँ कर सकते हैं भाई, सेशन कोर्ट के पास। यही सेक्शन 29 में लिखा हुआ है कि आप यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उसके द्वारा सुनाए गए निर्णय से आप खुश नहीं हो तो आप उसकी अपील कहाँ करोगे भाई, सेशन कोर्ट के अंदर उसकी अपील करोगे। और जब हम अपील करते हैं किसी भी निर्णय की तो उसका एक फिक्स टाइम होता है कि आप उतने टाइम के अंदर ही अपील कर सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम के अंदर अपील नहीं की जा सकती। एक टाइम लिमिट होता है, यदि टाइम लिमिट निकल गया ना तो उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर जो टाइम लिमिट दिया गया है वो दिया गया है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी। 30 दिन कहाँ से, जैसे ही निर्णय सुनाया जाता है ना, निर्णय सुनाने के बाद उसकी कॉपियां बांटी जाती है। कुछ लोगों को फ्री के अंदर कॉपी दी जाती है निर्णय की, जिसको हम बोलते हैं निर्णय की या आदेश की तामील करवाना। जैसे आदेश ही तो है ना, संरक्षण आदेश दिया, इसकी तामील करवाना। तामील करवाने का मतलब और कुछ नहीं होता, उसको बताना, उसको पहुंचाना उस निर्णय को। तो जिस दिन जो आदेश हुआ है वो दोनों के पास पहुंचाया जाएगा। किसके पास भाई, व्यथित महिला को भी दिया जाएगा तथा प्रत्यर्थी को भी दिया जाएगा। तो जिस दिन इनको आदेश मिला है, यदि एक साथ मिला है तो उस दिन के 30 दिन के अंदर, या किसी को आगे या पीछे मिला है, मान लो इसको एक दिन पहले मिल गया, इसको एक दिन बाद में मिला है, तो जिस व्यक्ति को बाद में मिला है उस दिन से हम काउंट करना शुरू करते हैं दिन। जिस दिन से इसको मान लो इसको बाद में मिला ना, तो इसके हम दिन काउंट करना शुरू करेंगे। और वहां से कितने दिन के अंदर भाई, 30 दिन तक आप अपील कर सकते हो। तो आप ये लिख लो, इसके अंदर पहला लिख लो कि उसके निर्णय की अपील कहाँ की जा सकती है भी, सेशन कोर्ट के अंदर की जा सकती है, तथा प्रत्यर्थी और व्यथित महिला में से, प्रत्यर्थी और व्यथित महिला में से जिसे आदेश की तामील बाद में हुई हो, उसके 30 दिन के अंदर क्या की जा सकती है भाई, अपील की जा सकती है। उसके 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। और अपील कहाँ की जा सकती है, सेशन कोर्ट के। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि घरेलू हिंसा के तहत मजिस्ट्रेट के निर्णय की अपील कहाँ की जा सकती है, सेशन कोर्ट के अंदर की जा सकती है। कितने दिन में की जा सकती है, 30 दिन में की जा सकती है। किससे 30 दिन गिनने हैं भाई हमने, आ सकता है निर्णय सुनाने के 30 दिन के अंदर, या कुछ और आ सकता है। तो अपील की जाती है हमारे पास जिस दिन उनको कॉपी मिल गई है उसके 30 दिन हम गिनेंगे। अब है भाई, आपका डिसीजन आ चुका है, लेकिन मैंने कहा डिसीजन की कॉपियां दी जाती है। कॉपियां किस किस को दी जाएगी, डिसीजन की बिल्कुल फ्री कॉपी दी जाती है भाई, बिल्कुल फ्री के अंदर कॉपी दी जाती है। यदि मैं बात करूं, जो हमारा निर्णय आता है ना,
आप ध्यान से देखना, यदि आपने कभी कोर्ट के जजमेंट को देखा होगा तो कोर्ट का जो ओरिजिनल जजमेंट होता है, कोर्ट का जो ओरिजिनल जजमेंट होता है वो हल्के हरे पेज के ऊपर होता है, गहरा हरा नहीं होता, हल्का हरा पेज होता है, A3 साइज का पेज होता है, उसके ऊपर निकाला जाता है। और ये तो हमारा ओरिजिनल होता है, और उसके बाद उसकी कॉपियां आप निकाल सकते हो, वहां में एक डिपार्टमेंट बना होता है, वहां पे आप आवेदन दो भाई, किसी भी निर्णय की आप कॉपी ले सकते हो, वो आपको व्हाइट पेज के ऊपर दी जाती है। कौन से पेज पे दी जाती है भाई? व्हाइट पेज के ऊपर दी जाती है। तो जो ये निर्णय आया है ना, इस निर्णय की कॉपी 3 लोगों को बिल्कुल फ्री के अंदर दी जाएगी, और ये हमारे पास लिखा है सेक्शन नंबर 24 के अंदर। किस किस को दी जाएगी भाई? यदि बाकी लोगों लेने हैं तो पैसे दे और कॉपी ले लें, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल फ्री के अंदर दी जाएगी। पहला किसको? प्रत्यार्थी को भी दी जाएगी तथा व्यथित महिला को भी दी जाएगी, उन दोनों को दी जाएगी। दूसरा किसको दी जाएगी? जो सेवा प्रदाता है। सेवा प्रदाता क्या है आपको पता है? एक ऐसी संस्था जो महिलाओं के लिए काम करना चाहती है। और तीसरी कॉपी दी जाएगी जो उस एरिया का या उस क्षेत्र का जो थानाधिकारी होगा, उस क्षेत्र का थानाधिकारी, जिसको हम बोलते हैं SHO। तो इन 3 लोगों के पास कॉपी भिजवाई जाती है बिल्कुल फ्री के अंदर। और ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? सेक्शन नंबर 24 के अंदर ऐसा लिखा है कि इन 3 लोगों के पास कॉपी बिल्कुल फ्री के अंदर भिजवाई जाएगी। अब क्या होगा? मान लो कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, अब तक ध्यान से देखना, कहीं पर सजा की बात नहीं की गई है। जितने भी मैंने आदेश बताए कोर्ट के, उसके अंदर कहीं सजा की बात नहीं हो रही है ना। कोर्ट उसको ये कह रहा है कि आप उसके साथ हिंसा नहीं करोगे, कोर्ट इसको ये कह रहा है कि आप घर से बाहर नहीं निकालोगे, कोर्ट कह रहा है कि आप जमीन नहीं बेचोगे, कोर्ट ये कह रहा है कि आप इसके लिए रहने की व्यवस्था करोगे महिला के लिए, कोर्ट ये कह रहा है कि आप इसके साथ किसी तरह की बातचीत नहीं करोगे, नहीं इसको टेलीफोन करोगे, नहीं उसको मैसेज करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। कोर्ट ये कह रहा है ना, कोर्ट ने अभी तक सजा की बात नहीं की है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, अच्छे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसकी प्रकृति क्या है। हमारे पास 2 तरह की प्रकृति वाले मामले होते हैं, एक होता है सिविल मामला और एक होता है आपराधिक मामला। आपराधिक मामला जिसके अंदर हमें सजा दी जाती है, आम भाषा के अंदर हम ये समझ लें, जिसके अंदर सजा दी जाती है वो आपराधिक मामले होते हैं। जो रुपए पैसे से संबंधित मामले होते हैं, जिनमें सजा नहीं दी जाती है, वो हमारे पास कौन से मामले होते हैं? सिविल मामले होते हैं। तो अब तक हम देख रहे हैं कि जो कोर्ट, ये हमारा एक्ट जो है ना, इसका प्रकृति कौन सी है भी? सिविल प्रकृति है, क्रिमिनल नेचर नहीं आया, कहीं पे सजा की बात ही नहीं कर रहा है कोर्ट। कौन सी प्रकृति है भाई? सिविल प्रकृति का है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है उसकी प्रकृति कैसी है? आपराधिक है या सिविल है? तो इसकी प्रकृति कौन सी है भाई? किस तरह की प्रकृति है इसकी? हमारे पास सिविल नेचर रखता है, ये सिविल प्रकृति इसकी है। तो अभी तक तो कहीं पर कोर्ट ने किसी भी सजा की बात नहीं की, लेकिन अब कोर्ट सजा की बात करेगा जो आगे वाली धाराएं रहेगी उनके अंदर। क्या बात करेगा? कोर्ट ने एक आदेश दिया है भी, संरक्षण आदेश। कौन सा आदेश दिया है? संरक्षण आदेश दिया था। कौन सी धारा में दिया था भाई? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, धारा नंबर 18 के अंदर दिया था और 8 बातें कही थी कि आपको ये करना है। यदि जिस व्यक्ति को संरक्षण आदेश दिया गया है, प्रत्यार्थी को दिया जाएगा भाई आप ये काम करोगे। यदि प्रत्यार्थी इस आदेश की पालना नहीं करता है, कोर्ट ने आदेश दिया और कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की जा रही, तो उसको हम कहेंगे कि वो व्यक्ति अपराध कर रहा है। कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करना वो क्या होता है भी? एक अपराध होता है। तो घरेलू हिंसा जो उसने की है ना, उसकी तो उसे सजा नहीं मिलती, उसके लिए तो उसे आदेश मिल गया कि आप ये काम कर लो, आपको कोई सजा नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है ना। लेकिन यदि व्यक्ति घरेलू हिंसा के लिए रोकने के लिए जो संरक्षण आदेश दिया गया, यदि उस आदेश की यदि पालना नहीं कर रहा, तो अब वो अपराध कर रहा है। किस चीज का अपराध भाई? कोर्ट के निर्णय की पालना नहीं करना, जिसको हम कोर्ट की अवमानना भी कह सकते हैं। तो कोर्ट ने निर्णय सुना दिया था, आप उसकी पालना नहीं कर रहे हो, तो आप पालना नहीं कर रहे हो तो कोर्ट जबरदस्ती करवाएगा भैया आपसे। तो कोर्ट क्या है भाई? यदि संरक्षण आदेश की पालना नहीं की जाती है, क्या भाई? यदि संरक्षण आदेश की पालना नहीं की जाती है तो कोर्ट सजा दे सकता है। तो आपको क्या मिलेगी भाई? सजा मिलेगी या दंड मिलेगा। और यदि मैं कानून की भाषा के अंदर बात करूं तो कानून की भाषा में लिखा जाता है इसको शास्ति, ठीक है ना, ये कानूनी शब्द है
पनिशमेंट को ही क्या बोला जाता है भी, शास्ति बोला जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो संरक्षण आदेश कोर्ट ने दिया था उसकी पालना नहीं की गई, तो उसकी पालना नहीं करने पर क्या मिलेगा भाई, दंड मिलेगा। कितना मिलेगा और कहाँ पे लिखा गया है, इसके बारे में लिखा गया है सेक्शन नंबर 31 के अंदर 31 में। सेक्शन नंबर 31 में क्या कहता है भाई, कोर्ट ने जो संरक्षण आदेश दिया था आप उसकी पालना नहीं कर रहे हो, और यदि आप उसकी पालना नहीं कर रहे हो तो हम आपको क्या देंगे भाई, दंड देंगे। और यहाँ पे जो सजा दी गई है वो कितनी दी गई है भाई, या तो आपको 1 साल तक का कारावास मिल सकता है, 1 साल तक का कारावास, या देखना भाई यहाँ पे जो शब्द लिख रहा हूं ना मैं, या और, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे लिखा है या तो 1 साल तक का कारावास मिलेगा, या क्या मिल सकता है भाई, या मिल सकता है 20,000 रुपए तक का जुर्माना। या क्या दिया जा सकता है भाई, या दोनों ही दिए जा सकते हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कारावास भी दे दिया जाए, और आपको ऐसा भी है भी कारावास के साथ साथ आपको जुर्माना भी दे दिया जाए। ये किस चीज की सजा आपको मिल रही है कि कोर्ट ने कहा था कि संरक्षण आदेश दिया था कि आप ऐसा काम करो, आपने उसकी पालना नहीं की, फिर कोर्ट आपको क्या देगा भी, सजा देगा। 1 साल तक का कारावास की सजा दे सकता है, 20,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकता है, या दोनों तरह की चीजें दे सकता है। और ये जो अपराध है, जो धारा 31 के तहत अपराध हो रहा है, इस अपराध की प्रकृति कैसी है। मैंने आपको अपराध की प्रकृति बताया था, जो हमारी पहली जो वो थी ना, हमारी वीडियो थी, उस पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 तरह के अपराध बताए थे। संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, समनीय अपराध, असमनीय अपराध, और संबंध मामला तथा वारंट मामला। ये 4 तरह की कैटेगरी मैंने बताई थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट के अंदर जाके पहली वीडियो जरूर देखिए, जिसमें पाठ्यक्रम की चर्चा हमने की थी। साथ ही साथ मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार हमारे यूज आएंगे, उनके अंदर मैंने ये बताया था कि अपराध की प्रकृति कैसी होती है। तो ये जो अपराध है ना, जो धारा 31 के अंदर अपराध हुआ है, इसकी प्रकृति कैसी होगी ये हमें बताया गया है धारा 32 के अंदर। और धारा 32 क्या कहता है कि ये जो हमारा अपराध है वो हमारा अपराध संज्ञेय होगा तथा गैर जमानती होगा। संज्ञेय अपराध कौन सा होता है? संज्ञेय अपराध वो होता है जिस अपराध के अंदर पुलिस हमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती अपराध वो होता है जिसके अंदर जमानत हमारा अधिकार नहीं है, जमानत देना है या नहीं देना ये कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट चाहे तो जमानत दे सकता है, नहीं चाहे तो कोर्ट नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये गंभीर अपराध माना गया है। कौन सी प्रकृति का रखा गया भाई? संज्ञेय तथा गैर जमानती प्रकृति का रखा गया है। उसके बाद आता है भाई, मैंने कहा कि संरक्षण अधिकारी जो है, संरक्षण अधिकारी हमारे पास बहुत बड़ा रोल अदा करता है और बहुत से उसके काम हैं। 9 काम हमने देखे थे, शायद आपको याद भी होंगे। संरक्षण अधिकारी को वो सारे 9 के 9 काम करने पड़ते हैं। लेकिन यदि संरक्षण अधिकारी अपना काम नहीं करता है, काम करने से मना कर देता है या काम करने में धांधलीबाजी करता है, तो संरक्षण अधिकारी को भी सजा दी जा सकती है। किसको भाई? संरक्षण अधिकारी जो था, यदि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा तो संरक्षण अधिकारी को भी सजा दी जा सकती है। और संरक्षण अधिकारी की सजा के बारे में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 33 के, आर्टिकल सेक्शन नंबर 33 में। भाई यदि भारतीय संविधान की हम बात करें ना, तो संविधान के अंदर जो पॉइंट हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिकल या अनुच्छेद। आर्टिकल या अनुच्छेद, संविधान के अलावा और किसी भी कानून की हम बात करते हैं तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्शन या धारा, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना। आर्टिकल कहाँ पे है भाई? हमारे संविधान के अंदर है। बाकी जितने भी कानून है वहां पे हम आर्टिकल नहीं बोलते, सेक्शन बोलते हैं या धारा बोलते हैं। तो जो धारा नंबर 33 है, उस धारा में लिखा गया है यदि संरक्षण अधिकारी अपना काम ढंग से नहीं करता, संरक्षण अधिकारी अपना कार्य या अपना कर्तव्य जो है ढंग से नहीं निभाता, तो उसे दंड मिलेगा, तो उसे दंड मिलेगा या सजा मिलेगा या शास्ति मिलेगी, एक ही बात है, ठीक है ना। और कितना दंड मिलेगा? सेम उतना ही दंड मिलेगा जितना दंड 31 के अंदर बताया गया था।
ये आप बिल्कुल वैसे का वैसा उसको दंड मिलने वाला है भाई। या तो उसको 1 साल तक का कारावास मिल सकता है, या उसको 20,000 रुपए तक का जुर्माना मिल सकता है, या दोनों ही चीजें मिल सकती है। तो हमारे पूरे एक्ट के अंदर केवल 2 धाराएं ऐसी है, धारा नंबर 31 और धारा नंबर 33, जो सजा की बात करती है। इसके अलावा और किसी भी धारा में सजा की बात नहीं की गई है। और ये भी सजा कब दी जा रही है, चाहे संरक्षण अधिकारी को दी जाए चाहे प्रत्यार्थी को दी जाए, सजा तब दी जा रही है जब वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं जो कोर्ट ने उनको कहा था। कोर्ट ने कहा था तो संरक्षण आदेश की पालना कर, उसने पालना नहीं की। कोर्ट ने संरक्षण अधिकारी को कर्तव्य कहे थे कि आप ये काम करो, उसने वो काम नहीं किए। तो कोर्ट अपनी अवमानना की इनको सजा दे रहा है, कोर्ट अपने उस अपराध की सजा दे रहा है जो उन्होंने कोर्ट की आदेश की पालना नहीं करके अपराध की है, उसकी सजा दे रहा है। वरना घरेलू हिंसा के अपराध की यहाँ पे कोई सजा नहीं दी जा रही है। 33 में लिखा हुआ संरक्षण अधिकारी यदि काम नहीं कर रहा तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन संरक्षण अधिकारी तो एक सरकारी अधिकारी है भाई, तो सरकारी अधिकारी के खिलाफ यदि आपने मुकदमा चलाना है, उसको सजा यदि आपने दिलवानी है, तो आपको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लगभग हर सरकारी अधिकारी के लिए ऐसा है। यदि सरकारी अधिकारी के खिलाफ आप मुकदमा करना चाहते हो तो आप या तो सरकार से परमिशन लोगे या उस डिपार्टमेंट से परमिशन लोगे जिस डिपार्टमेंट का वो अधिकारी है। जैसे पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा करना है तो आपको एसपी वगैरह से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसकी परमिशन नहीं मिली तो आप मुकदमा नहीं कर पाते हो। तो सेक्शन नंबर 34 हमें क्या कहता है, यही बात कहता है कि यदि संरक्षण अधिकारी पर यदि आपने मुकदमा करना है, उसके खिलाफ यदि आपने अर्जी लगानी है, तो उससे पहले आपको राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किए गए किसी अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ती है। अधिकृत राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, पहले ही परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उसने अनुमति दे दी संरक्षण अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की, तभी आप मुकदमा चला पाओगे। अदरवाइज संरक्षण अधिकारी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक लोक सेवक है। लोक सेवक के खिलाफ हम वैसे मुकदमा नहीं चला सकते हैं। और लास्ट के अंदर हमारे पास एक सेक्शन आता है जिसका नाम है नियम बनाने की शक्ति। जो हमारे पास घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण है, इस एक्ट के बारे में यदि कोई नियम बनाने हैं, जगह जगह पे नियम बनाने पड़ते हैं हमें। जैसे संरक्षण अधिकारी क्या क्या काम करेगा, इसके लिए नियम बनाने हैं, है ना। घरेलू हिंसा रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए मैंने बताया था एक फिक्स प्रारूप होगा। उस प्रारूप के लिए हमने नियम बनाने का प्रारूप कैसा होगा, या उसके सामने हमने वो संरक्षण आदेश देना है तो उसमें भी वो क्या क्या काम करेगा। तो ये बहुत से नियम बनाने पड़ते हैं किसी एक्ट को लागू करने के लिए। तो यदि हम बात करें कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है, इसके बारे में नियम बनाने की पावर जो है वो किसके पास है, नियम बनाने की शक्ति। यदि हम ये चर्चा करें कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो हमारे पास जो अंतिम सेक्शन है ना, कौन सा सेक्शन भाई, सेक्शन नंबर 37, वो कहता है कि इस अधिनियम के बारे में नियम बनाने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है भाई, केंद्र सरकार के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आपको यहां से मिल सकता है कि इस अधिनियम के बारे में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो ये हमारा एक्ट कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन नंबर 1 से लेके 37 तक जो भी हमारे काम के सेक्शन थे सारे हमने कर लिए। और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने करवाया है, यदि आप इतना कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इस एक्ट से बाहर नहीं जाने वाला। इसी तरह से हम हर एक्ट को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। जब भी हम इस एक्ट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट के मन में एक डाउट आ जाता है, क्या सर घरेलू हिंसा हो रही है, ये इतना बड़ा अपराध है, और आप कह रहे हो कि इस पूरे अपराध की, पूरे एक्ट के अंदर कहीं भी घरेलू हिंसा के लिए दंड दिया ही नहीं गया, है ना। मैंने कहा दंड दिया गया केवल 31 के अंदर, सेक्शन 31 में दंड दिया गया केवल सेक्शन 33 में। और वो किस चीज का दंड है भाई, वो तो न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने का दंड है। वरना पूरे सेक्शन में कहीं पे दंड दिया ही नहीं गया। ऐसे कैसा हो सकता है सर, भी एक महिला के साथ मारपीट हो गई, उसका पति मजे में घूम रहा है, केवल उसको कह दिया भी मारपीट मत करना, यही तो कहा है संरक्षण आदेश में, क्या ये मारपीट मत करना, ये तो कहा है, इसके अलावा क्या है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको बिना दंड के छोड़ दिया जाता है, दंड नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि उसको बिना दंड के छोड़ दिया जाएगा। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के अंदर हमारे पास एक धारा आती है, धारा 36, जो मैंने अब तक आपको नहीं बताई, जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बताई, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया तो बता रहा हूं। धारा 36 क्या कहती है भाई, धारा 36 कहती है कि इस एक्ट के अंदर जो काम किया जा रहा है ना, ये तो आप कर ही सकते हो। इसके अलावा आप जो दूसरे कानून बने हुए हैं, जो आपराधिक कानून बने हुए हैं, उन
आपराधिक कानूनों की धाराओं के अंदर भी आप उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हो। जैसे याद होगा जब सेक्शन 5 में आपको बता रहा था, और सेक्शन 5 में मैंने आपको बताया था कि जो पुलिस अधिकारी के पास महिला यदि आती है या मजिस्ट्रेट के पास महिला आती है, संरक्षण अधिकारी के पास, सेवा प्रदाता के पास जब महिला सबसे पहले आती है तो वो 5 तरह की उसको बातें बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकती हो। तो उसके अंदर एक पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें ये किया जा सकता है कि महिला जो है आईपीसी की धारा 498A के तहत क्या कर सकती है, भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। यदि आपको याद आ रहा है तो मैंने ये आपको बताया था। तो जरूरी नहीं है महिला अकेला घरेलू हिंसा के तहत ही मुकदमा दर्ज करे। घरेलू हिंसा के अलावा आईपीसी की धारा 498A के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सीआरपीसी की 125 धारा है जिसमें भरण पोषण की बात की जाती है, उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो जब कोई किसी वकील के पास आप जाती हो और वो मुकदमा दर्ज करता है ना, तो किसी एक एक्ट की एक ही धारा के तहत मुकदमा नहीं दर्ज करता है, वो अलग अलग एक्ट की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करता है। तो इस एक्ट के तहत तो आपको केवल क्या अभी 5 या 6 आदेश जो थे, संरक्षण आदेश था, निवास आदेश था, आर्थिक सहायता था, अभिरक्षा आदेश था, प्रतिकर आदेश था, या अंतरिम आदेश या एक पक्षीय आदेश थे, इसी ये 6 आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप सजा दिलवाना चाहते हो उनको, तो आप दूसरे एक्ट के अंदर जा सकते हो और वहां से आप क्या दिलवा सकते हो, उनको सजा दिलवा सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा समझाया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके आप एक एक क्वेश्चन को, आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत अच्छे से कर दोगे, बड़ी ही तसल्ली के साथ आप कर दोगे। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए अधिनियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।